Today we will start from example number 14 of book Linear Algebra, chapter number 10, page number 10.21. And statement of example is, let V be an inner product space, W1, W2 be two subspaces of V, then show that ऑर्थोगनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू V. सेकेंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना कि ऑर्थोगनल कॉम्प्लीमेंट जो V का है वो 0 होगा, और थर्ड पार्ट में प्रूव करके दिखाना है अगर W1 W2 में कंटेंट है देन W2 ऑर्थोगनल इज कंटेंट इन W1 ऑर्थोगनल. एंड लास्ट पार्ट इज W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगनल इज इक्वल टू सिंगलटन 0. तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 0 का जो ऑर्थोगनल है, जो सेट 0 है, इसका ऑर्थोगनल जो है वो हमें प्रूव करके दिखाना है. वो किसके इक्वल आना चाहिए? V. तो प्रूव में सबसे पहले हमें पता है कि जो W है, अगर हम कोई भी सेट लेकर चलते हैं कि W है, तो W का जो परपेंडिकुलर होता है वो किसके इक्वल होता है? W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हमने ये पिछले लेक्चर में किया था, W perpendicular is equal to U belongs to V such that U is orthogonal to W. That means U belongs to V such that inner product of U comma V is equal to 0 for all V belongs to W. W के हर एक एलिमेंट के साथ U का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो आज हम सिंगलटन 0 का ऑर्थोगनल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा U belongs to V such that U is orthogonal to सिंगलटन 0. सिंगलटन 0 के साथ ऑर्थोगनल हो तो हमें पता है हर एक एलिमेंट का, अगर सिंगलटन जैसे W को मैं हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, तो इसमें तो हमें पता है एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 0. तो U का 0 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा? वो 0. वो तो हर एक के लिए ही पॉसिबल है, जितने भी एलिमेंट है, हम V में से U1 ले, U2 ले, हर एक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 के साथ 0 होगा. तो इसका मतलब इसमें तो पूरा का पूरा ही स्पेस आ जाएगा, V इनर प्रोडक्ट स्पेस V आ जाएगा. तो 0 का परपेंडिकुलर का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देते हैं, और हमें पता है 0 के साथ इनर प्रोडक्ट तो हर एक एलिमेंट का ही 0 होता है फॉर एनी V बिलोंग्स टू V. यानी इसका मतलब हो, चाहे हम यहाँ पर एलिमेंट V का V1 उठाएं तब भी वो 0 होगा, V का एलिमेंट को V2 उठाएं वो भी 0 होगा, यानी पूरा का पूरा ये स्पेस V ही आ जाएगा. तो 0 का परपेंडिकुलर क्या आ गया? V. नेक्स्ट है V का परपेंडिकुलर. V परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? V बिलोंग्स टू V सच दैट जो भी वो एलिमेंट होगा वो इस कैपिटल V के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल होना चाहिए. तो हमें पता है दो एलिमेंट अगर नॉन 0 हो, अब ये तो V बिलोंग्स टू V, ये V तो हो V है, अब इसका इनर प्रोडक्ट U के साथ 0 होना चाहिए फॉर ऑल U बिलोंग्स टू. दो अगर एलिमेंट नॉन 0 होंगे तो कभी भी उनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, उसका मतलब एक ना एक एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा. इन जैसे ये एलिमेंट को, अगर हम इस एलिमेंट को हम 0 रखेंगे तो 0 का इनर प्रोडक्ट U के साथ 0 हो जाएगा. हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दे वो एक ही एलिमेंट है, वो है सिंगलटन 0. नेक्स्ट है, हमें प्रूव करके दिखाना है अगर W1 W2 में कंटेंट है तो W2 का परपेंडिकुलर जो है वो किसमें कंटेंट होगा? W1 परपेंडिकुलर में. गिवन है W1 W2 में कंटेंट है, प्रूव करके दिखाना है W2 परपेंडिकुलर इज कंटेंट इन W1 परपेंडिकुलर. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ से एक एलिमेंट सपोज करके चलेंगे और इसमें वो एलिमेंट प्रूव करके दिखाएंगे. लेट W बिलोंग्स टू W2 परपेंडिकुलर. इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है? W किसके ऑर्थोगोनल होगा? W2 के एलिमेंट्स के साथ, यानी W का इनर प्रोडक्ट W2 के हर एक एलिमेंट के साथ 0 होगा. W का इनर प्रोडक्ट W2 के हर एक एलिमेंट के साथ 0 होगा. तो W का इनर प्रोडक्ट W2 के एलिमेंट्स का हमने नाम के रख लिया V. W का इनर प्रोडक्ट V के साथ क्या आएगा? 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W2. अब ये यहाँ से कहते हैं कि W का इनर प्रोडक्ट अगर V 0 के इक्वल है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W2, तो ये 0 होगा फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W1. कैसे? स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि W1 किस में कंटेंट है? W2 में. अगर हम V एलिमेंट W1 में से लेकर भी चलते हैं तो वो W1 का जो एलिमेंट था वो किस में चला जाएगा? W2 में. और W2 में हमारे पास कंडीशन है कि W2 को कोई भी एलिमेंट हो उसका इनर प्रोडक्ट W के साथ क्या आएगा? 0. तो जो भी एलिमेंट W1 में होगा वो W2 में चला जाएगा, और W2 में जाते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि W का इनर प्रोडक्ट V के साथ क्या हो जाएगा? 0. अब W का इनर प्रोडक्ट किसके एलिमेंट्स के साथ 0 हो रहा है? W1 के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि W जो है वो किसके ऑर्थोगोनल हो गया है? W1 के साथ ऑर्थोगोनल हो गया, इसलिए वो W किसको बिलोंग करके W1 परपेंडिकुलर को. कहाँ से लिया था? W2 परपेंडिकुलर में से लिया था, और किस में कंटेंट हो गया? W1 परपेंडिकुलर में. लास्ट में प्रूफ करके दिखाना है W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिंगलटन 0. तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया इनकी इंटरसेक्शन में से, उसका नाम क्या रख लिया? W. इसका मतलब W W में भी है और W W परपेंडिकुलर में भी है. W परपेंडिकुलर में होने का मतलब W का इनर प्रोडक्ट इस कैपिटल W के हर एक एलिमेंट के साथ 0 होगा, यानी इसका इनर प्रोडक्ट अगर हम ले कैपिटल W के एलिमेंट के साथ, और हमें कैपिटल W में पता है एलिमेंट और क्या है? W भी उसी में ही है, तो इसका इनर प्रोडक्ट इसके एलिमेंट्स के साथ लेना था, और इसका एक एलिमेंट हमें ऑलरेडी पता है W. तो W का इनर प्रोडक्ट W के साथ क्या हो जाएगा? 0. और हमें पता है दो एलिमेंट सेम अगर हो, उनका इनर प्रोडक्ट 0 होने का मतलब एलिमेंट ही 0 के इक्वल होता है. तो जब हमने इंटरसेक्शन में एलिमेंट दिया था W वो 0 के इक्वल आ गया, यानी इस इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 0, इसलिए W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिंगलटन 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं.
एग्जाम्पल 15 में हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर M और N दो सब स्पेसेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के V के, देन M प्लस N परपेंडिकुलर इज इक्वल टू M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे, एक बार हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सेट इसमें कंटेंट है, सेकंड पार्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे ये सेट इसमें कंटेंट है। तो पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं कि Z जो है वो एलिमेंट हमने इस साइड से लिया है और हम प्रूव करके दिखाएंगे Z इसको बिलोंग करेगा। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, Z किसके परपेंडिकुलर है, M प्लस N के। तो हमने लिख दिया Z यानी कि Z परपेंडिकुलर है M प्लस N के, यानी कि Z का इनर प्रोडक्ट M प्लस N के एलिमेंट के साथ जीरो होगा। तो Z का इनर प्रोडक्ट अगर हम U के साथ ले जीरो होगा, U बिलोंग्स टू M प्लस N। फिर हमने M प्लस N का एलिमेंट होने का मतलब वो दो का एडिशन होगा। पहला एलिमेंट X प्लस Y लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट M में से होगा, सेकंड एलिमेंट N में से होगा। तो U को हमने क्या पुट कर दिया है, X प्लस Y। अब इसको सेपरेट कर देंगे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, Z का इनर प्रोडक्ट X के साथ प्लस Z का इनर प्रोडक्ट Y के साथ, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। X बिलोंग्स टू M एंड Y बिलोंग्स टू N। अब सेपरेट कर देंगे, अगर दो का सम जीरो यानी फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट भी जीरो के इक्वल होगा। तो Z का इनर प्रोडक्ट X के साथ जीरो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू M, Z का इनर प्रोडक्ट Y के साथ जीरो फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू N। इसका मतलब Z M के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, यानी कि Z ऑर्थोगोनल हो गया M के, यानी Z किसको बिलोंग करके M परपेंडिकुलर को। सिमिलरली यहाँ Z N के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, इसलिए मतलब Z जो है वो किसको बिलोंग करके N परपेंडिकुलर को, यानी Z M परपेंडिकुलर में भी है एंड Z बिलोंग्स टू N परपेंडिकुलर। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो Z बिलोंग्स टू M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर। तो Z हमने M प्लस N परपेंडिकुलर में से लिया था, Z M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर में चला गया। एक पार्ट प्रूव हो गया कन्वर्स में। अब हम एलिमेंट यहां से लेकर के चलेंगे M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर में से और प्रूव करके दिखाएंगे M प्लस N परपेंडिकुलर में होगा। तो हमने एलिमेंट लिया U बिलोंग्स टू M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर, दैट मींस U बिलोंग्स टू M परपेंडिकुलर एंड U बिलोंग्स टू N परपेंडिकुलर। इसका मतलब U का इनर प्रोडक्ट M के एलिमेंट के साथ जीरो होगा, तो M के एलिमेंट का नाम हमने रख लिया X। सिमिलरली U बिलोंग्स टू N परपेंडिकुलर, इसका मतलब U का इनर प्रोडक्ट N के एलिमेंट के साथ जिसका नाम हमने रखा है Y, उसके साथ भी क्या होगा, जीरो। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मींस हम U X प्लस Y को सॉल्व करें, तो इसके इक्वल होगा U X का इनर प्रोडक्ट प्लस U Y का इनर प्रोडक्ट। ये भी जीरो के इक्वल है, वो भी जीरो के इक्वल है, और X M का एलिमेंट है, Y N का एलिमेंट है, तो X प्लस Y किसका एलिमेंट होगा, M प्लस N का। तो therefore U का इनर प्रोडक्ट M प्लस N के एलिमेंट्स के साथ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसलिए U उसको बिलोंग करके M प्लस N के परपेंडिकुलर को। कहाँ से लिया था, M परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन N परपेंडिकुलर में से लिया था, और अब कहाँ चला गया, M प्लस N के परपेंडिकुलर में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी। तो एग्जाम्पल प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, S be a subset of an inner product space V। S सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। शो क्या करके दिखाना है, S परपेंडिकुलर इज इक्वल टू S ट्रिपल परपेंडिकुलर के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हम S परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लेते हैं। S परपेंडिकुलर में वो एलिमेंट्स आएंगे V के जो ऑर्थोगोनल किसके होंगे, S के। S डबल परपेंडिकुलर में वो एलिमेंट्स आएंगे V के जो ऑर्थोगोनल किसके होंगे, S परपेंडिकुलर के। और S ट्रिपल परपेंडिकुलर में वो एलिमेंट्स आएंगे V के जो ऑर्थोगोनल किसके होंगे, S डबल परपेंडिकुलर के। और हमें प्रूव करके दिखाना है S परपेंडिकुलर इज इक्वल टू S ट्रिपल परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट X लिया जो S में से है और Y लिया S परपेंडिकुलर में है। अब Y बिलोंग्स टू S परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, Y का इनर प्रोडक्ट यानी Y ऑर्थोगोनल है S के साथ, यानी Y का अगर इनर प्रोडक्ट हम S के एलिमेंट के साथ लें तो वो जीरो होगा, और S का एलिमेंट हमने लेट किया है X, इसका मतलब Y का इनर प्रोडक्ट X के साथ क्या होगा, जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X का इनर प्रोडक्ट Y के साथ जीरो हो गया फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू S परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, X ने Y के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे दिया। Y कहाँ से है, S परपेंडिकुलर में से, इसका मतलब X S परपेंडिकुलर के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, यानी X ऑर्थोगोनल किसके हो गया है, S परपेंडिकुलर के। ऑर्थोगोनल होने का मतलब X किसको बिलोंग करके, S डबल परपेंडिकुलर को। X लिया कहाँ से था, S में से, और कहाँ चला गया, S डबल परपेंडिकुलर में से। और हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर W1 अभी हमने एग्जांपल नंबर 14 में प्रूव किया था, अगर W1 W2 में कंटेंट होगा तो ऑर्थोगोनल करने पर उल्टा हो जाता है कि W2 का परपेंडिकुलर W1 के परपेंडिकुलर में कंटेंट होगा। तो सेम वही प्रॉपर्टी हमने लगाई है, जब हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। S ट्रिपल परपेंडिकुलर किस पे कंटेंट हो जाएगा, S परपेंडिकुलर में। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार जो है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें S को रिप्लेस कर देंगे S परपेंडिकुलर से। तो यहाँ S परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ S परपेंडिकुलर से जब करेंगे तो यहाँ पर S ट्रिपल परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव द इक्वालिटी, दैट मीन्स S परपेंडिकुलर इज इक्वल टू S ट्रिपल परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें S वही दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। शो करके दिखाना है S परपेंडिकुलर इज इक्वल टू LS परपेंडिकुलर, और सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना है LS जो होगा वो किस पे कंटेंट होगा, S डबल परपेंडिकुलर में, वेयर LS इज लीनियर स्पैन ऑफ S। LS का मतलब होता है लीनियर स्पैन ऑफ S। लीनियर स्पैन ऑफ S का मतलब S के एलिमेंट्स के जितने भी हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं वो सारे इसमें आएंगे।
तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना है उसमें हमें प्रूव करना है कि एस परपेंडिकुलर किसमें कंटेंट होगा, एल एस परपेंडिकुलर में। सबसे पहले एस एल एस में कंटेंट होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट एस में होंगे वो ऑटोमेटिकली एल एस में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो एस किस में कंटेंट होगा, एल एस में। सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर W1 W2 में कंटेंट है तो W2 का परपेंडिकुलर किसमें कंटेंट होगा, W1 के परपेंडिकुलर में। तो ये हमारा W1 है, ये हमारा W2 है। तो जब हम परपेंडिकुलर का साइन डालेंगे तो एल एस परपेंडिकुलर किसमें कंटेंट हो जाएगा, एस परपेंडिकुलर में। अब दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एस सेट को सपोज करके चलते हैं, उसमें एलिमेंट है U1 U2 अप टू UN, और हम एक एलिमेंट V लेकर के चलते हैं LS में से, यानी V जो होगा वो दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, यानी V को हम S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN। और फिर हम ये लेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमें अब ये प्रूव करके दिखाना, एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि एल एस परपेंडिकुलर एस परपेंडिकुलर में कंटेंट है। अब प्रूव करेंगे एस परपेंडिकुलर एल एस परपेंडिकुलर में कंटेंट है। तो हमने एक एस परपेंडिकुलर का एलिमेंट लिया है, लेट यू बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर। अब अगर यू एस परपेंडिकुलर में होगा, इसका मतलब यू का U ऑर्थोगोनल होगा S के साथ, यानी U का इनर प्रोडक्ट S के एलिमेंट्स के साथ 0 होगा। तो ये रहे S के एलिमेंट, यानी U का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ ले वो भी 0 होगा, U का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ 0 अप टू U का इनर प्रोडक्ट UN के साथ क्या होगा, 0। अब हम U का इनर प्रोडक्ट V के साथ ले रहे हैं, U एज इट इज, ये V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, V की वैल्यू A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN। अब जब सेकंड एलिमेंट में से स्केलर बाहर निकलता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर निकलता है, A1 बार का ये बाहर आ गया और U का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ, फिर A2 बार बाहर आ गया U का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ, अप टू AN बार बाहर आ गया U का इनर प्रोडक्ट UN के साथ। और अभी हमने देखा था U का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ, U का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ, अप टू U का इनर प्रोडक्ट UN के साथ। ये सारी टर्म्स किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो U का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और V ये यहाँ लिख सकते हैं वेयर V बिलोंग्स टू LS। V हमने LS का एलिमेंट लिया था, यानी U जो है वो LS के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। इसका मतलब U किसके ऑर्थोगोनल हो गया है, LS के साथ, यानी U किसको बिलोंग करके LS परपेंडिकुलर में को। और U कहाँ से लिया था, S परपेंडिकुलर में से लिया था, वो किस में चला गया, LS परपेंडिकुलर में। स्टार में हमने इसका रिवर्स पार्ट प्रूव कर दिया था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दोनों से क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। फिर सेकंड पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना है, LS जो है वो किसमें कंटेंट होगा, S डबल परपेंडिकुलर में कंटेंट होगा। तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले U एलिमेंट जो लिया है वो किस में से लिया, S परपेंडिकुलर में से लिया, और V किस में से लिया, LS में से लिया। इसका मतलब वो U S परपेंडिकुलर का मतलब U ऑर्थोगोनल है S के एलिमेंट के साथ, यानी U का इनर प्रोडक्ट S के एलिमेंट्स के साथ 0 होगा। तो S के एलिमेंट्स ये होंगे U1 U2 अप टू UN। और हम कहेंगे कि U अगर S के एलिमेंट के साथ U इनर प्रोडक्ट 0 दे रहेगा तो उसके S के एलिमेंट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उसके साथ भी एलिमेंट 0 इनर प्रोडक्ट देगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि अगर कोई भी हम एलिमेंट S का लेकर के चलते हैं, U ने U1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिया था, U2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 था, तो S का एलिमेंट का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था तो U ने V के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 दिया था। इसलिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि अगर U S के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा तो S के एलिमेंट का कोई भी अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे उसके साथ भी U ऑर्थोगोनल होगा। तो यानी U जो है S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे, जहाँ सारे एलिमेंट V में है, LS में है, यानी U ने इनर प्रोडक्ट V के साथ भी क्या दे दिया, 0। अब इसको अगर हम उल्टा पढ़े, इसको हम ऐसे पढ़े, V का इनर प्रोडक्ट U के साथ क्या आ गया, 0। तो इस और U कहाँ से बिलोंग कर रहा है, U S परपेंडिकुलर में से बिलोंग कर रहा है। तो यानी V ने S परपेंडिकुलर के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दिया, यानी V किसके ऑर्थोगोनल हुआ, S परपेंडिकुलर के। इसका मतलब V किसको बिलोंग करके, S डबल परपेंडिकुलर को। V कहाँ से लिया था, LS में से, और वो कहाँ चला गया, S डबल परपेंडिकुलर में चला गया। तो ये प्रूव हो गया LS इज कंटेन्ड इन S डबल परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18th एग्जाम्पल में है, लेट वी आर अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V एंड अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। दैट मीन्स अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ 0 के इक्वल है। प्रूव करके दिखाना है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स। सबसे पहले हमारे पास अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ 0 दिया हुआ है। अगर अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ 0 हो जाए, सबसे पहले अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ये हमने सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस में पहली प्रॉपर्टी की थी। क्योंकि ये स्पेस जो है वो रियल आर जो है हमारे पास रियल दे रखा था, कॉन्जुगेट का मतलब वो उसी के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा, तो बीटा को अल्फा के इक्वल आएगा। इन प्रोडक्ट अल्फा बीटा का और बीटा अल्फा के इक्वल होगा। क्योंकि ये दिया हुआ अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है तो ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी और ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं, चाहे सेकंड को या फिक्स को या फर्स्ट को। सेकंड को जैसे फिक्स कर दिया है और फर्स्ट को ब्रेक किया है, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ, फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ। अब इनको भी ब्रेक करेंगे, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ, अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ, बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ एंड बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ। ये 4 टर्म्स आ गई हैं। ये नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों टर्म सेम थे, हमने यहाँ लिखा था 2 टाइम नॉर्म ऑफ अल्फा कोमा बीटा बन गया और नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा बीटा बन गया। इनर प्रोडक्ट अल्फा कोमा बीटा का 0 के इक्वल है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर आ गया। ये पार्ट प्रूव हो गया है।
कन्वर्स में हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो अल्फा जो होगा वो बीटा के परपेंडिकुलर होगा। तो कन्वर्स में हमारे पास क्या गिवन है, कन्वर्स में दिया हुआ है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें प्रूव करके दिखाना है अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले इस टर्म को हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया था, इस स्टेटमेंट में हमने सॉल्व किया था नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब जो गिवन है, गिवन तो हमारे पास ये टर्म है, और मगर हमने जो अभी ऊपर पार्ट हम सॉल्व करे तो इसमें से नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने इसके इक्वल लिखा था, तो लेफ्ट साइड पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। और एक साइड हमारी ये फिक्स है, एक साइड तो हमारी यही रही, और एक साइड पे हमने ये ऊपर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, 2 टाइम इनर प्रोडक्ट अल्फा कोमा बीटा, और ये साइड 0 हो जाएगी अब, क्योंकि जब दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ से 2 0 के इक्वल नहीं है, इनर प्रोडक्ट अल्फा कोमा बीटा 0 के इक्वल है, इसका मतलब अल्फा बीटा के क्या हो गया है, ऑर्थोगोनल। Next, example number 19. If V is an inner product space and W is finite dimensional subspace of V such that alpha belongs to V and alpha does not belongs to W, then there exists an element beta belongs to V such that alpha minus beta is orthogonal to W. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 10.27, उस पर हम ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन करेंगे। एक सेट है उसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, जैसे ये सेट दे रखा है एस सेट में एलिमेंट्स है, ये यू वाइज का मतलब ये जो सेट एस है उसमें एलिमेंट्स इस तरह से दिए हुए हैं U1 U2 अप टू एंड सो ऑन। बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एस इज अ सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इस सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। इस सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, ऑर्थोनॉर्मल का के मतलब होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास बहुत ईजी डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट की। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब अगर एक एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट ले तो वो तो 1 होगा, यानी अगर U1 का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले दैट विल बी इक्वल टू 1, इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 इज इक्वल टू 1, इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 इज इक्वल टू 1। बट अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लें दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम UI और UJ का इनर प्रोडक्ट लें, I और J इक्वल नहीं है तो वो इनर प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे U2 का U5 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो 0 के इक्वल होगा। और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1, और अगर डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। जैसे अगर हम U2 का U3 के साथ इनर प्रोडक्ट लें 0 के इक्वल होगा, बट U2 का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट ले वो 1 होगा, U3 का U3 के साथ इनर प्रोडक्ट ले वो भी 1 के इक्वल होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं कि सेम एलिमेंट का साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, बट एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो जो एग्जांपल नंबर 19 है इसको प्रूव करने के लिए भी हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब इसमें एक ये चीज ध्यान में रखते हैं कि अगर W हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हो, फाइनाइट डायमेंशनल कोई भी सब स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो तो उसके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होता ही होता है, यानी उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। तो यही लिखा है इसके सोल्यूशन में, अगर W फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का तो W के पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गए। उस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का हमने नाम क्या रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो इसको अब हमें क्या दिया हुआ है कि W फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है, तो W फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है इसलिए हमने W का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ऑर्थोनॉर्मल की हमने डेफिनेशन की थी कि सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, बट डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0। हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा W का एलिमेंट नहीं है, बट हमें एक एलिमेंट बीटा निकालना है W में से, बीटा फाइंड आउट करना है W में कि अल्फा माइनस बीटा करने पर वो ऑर्थोगोनल किसकी आ जाए, W के इक्वल आए। तो हमने W खुद अपनी तरफ से बीटा हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया एक एलिमेंट अल्फा को अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट, साथ में अल्फा 1 बाहर, अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बाहर, अप टू अल्फा n का इनर प्रोडक्ट अल्फा n बाहर। इसको अगर हम समीशन फॉर्म में लिखे तो ये अल्फा n बनेगा इनर प्रोडक्ट आई वेरी करें 1 to n और अल्फा i, क्योंकि अब बीटा जो है ये एक स्केलर है, आगे ये स्केलर ये भी स्केलर, ये जो जितने भी इनर प्रोडक्ट है सारे स्केलर है। तो बीटा की किन का लीनियर कॉम्बिनेशन बना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो वो एलिमेंट किस में जाएगा, W में, बिकॉज ये W के क्या दिए हुए हैं, बेसिस का मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा, W में चला जाएगा। तो बीटा अल्फा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए बीटा जो है वो किसको बिलोंग कर गया है, W को। तो हमने देख लिया बीटा बिलोंग्स टू W। अब हम प्रूव करके दिखाएंगे अल्फा माइनस बीटा का इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट के साथ 0 होगा। W के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो अल्फा माइनस बीटा का इनर प्रोडक्ट हम किसी भी W के एक एलिमेंट के साथ लेंगे। हमने W का एक एलिमेंट ले लिया अल्फा j, अल्फा एज इट इज, यहाँ बीटा की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n इन इनर प्रोडक्ट अल्फा कोमा अल्फा आई इंटू अल्फा आई कोमा अल्फा जे। अब जब इनर प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे अल्फा का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, अल्फा जे के साथ, माइनस ये हमारा सारा का सारा स्केलर है, ये स्केलर बाहर हो जाएगा, और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, अल्फा जे के साथ। अब अगर हम इस समीशन को सॉल्व करें, यानी आई को 1 पुट करें, यहाँ पर भी 1 पुट किया, इसमें भी 1 पुट किया, जे फिक्स है, फिर अल्फा को आई को 2 पुट करेंगे, आई को 2 पुट किया, अल्फा कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा जे। अब टू आई को कहीं ना कहीं आई
आई जे के इक्वल होगा, तो आई को जब हम जे पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब टू लास्ट में आई को हमने क्या पुट करना है, एन पुट करना है, तो लास्ट में हमने एन पुट किया। अब हमने देखा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जैसे अल्फा 1 है उसके साथ अल्फा 2 दे रखा है, या अल्फा 1 के साथ अल्फा जे दिया, और डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये इनर प्रोडक्ट 0। सिमिलरली अल्फा 2 का अल्फा जे के साथ इनर प्रोडक्ट 0, बट यहाँ पर ये सेम है अल्फा जे कोमा अल्फा जे, तो ये इनर प्रोडक्ट 1 होगा। बाकी सारे डिफरेंट इसलिए सारे इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, तो ये सारी टर्म 0 हो गई हैं, सिर्फ ये टर्म 1 आई है, तो इसके साथ आगे जो कोफिशिएंट था वो था अल्फा कोमा अल्फा जे, तो वो बच जाएगा बाहर, माइनस का साइन है, माइनस अल्फा कोमा अल्फा जे, और ये टर्म भी अल्फा कोमा अल्फा जे वो भी कैंसिल हो जाएगी, किसके इक्वल आ गया 0। यानी अल्फा माइनस बीटा ने, ये एलिमेंट किसका था, W का, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके ऑर्थोगोनल हो गया, अल्फा जे के। अल्फा जे किसका एलिमेंट है, W का, तो अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू W, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू W। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में है अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस में। कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस अब हमारे पास यानी यूनिटरी स्पेस दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, यूनिटरी स्पेस। देन शो दैट अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होल्ड करती है। तो पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, हमें नॉर्म का पता, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू, तो नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का नॉर्म का स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब फिर से सेकंड एलिमेंट को फिक्स करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट के साथ इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, ब्रेक करते हुए इनर प्रोडक्ट लेंगे, ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ, फिर बी बीटा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ। अब यहाँ पर भी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इनर प्रोडक्ट ए अल्फा का ए अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ ए अल्फा का बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस बी बीटा का ए अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट और बी बीटा का बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट। ये फिर से सेम टर्म बन गया, अगर यू कोमा यू हो तो वो बन जाता नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, तो इनर प्रोडक्ट ए अल्फा कोमा ए अल्फा है वो नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये बी बीटा का बी बीटा के इनर साथ इनर प्रोडक्ट है वो बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। और हमें पता है जब हम यहाँ से फर्स्ट टर्म को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट में से जब हम स्केलर को बाहर निकालते हैं तो वो एज इट इज बाहर निकलता है, सेकंड में से जब स्केलर को बाहर निकालते हैं तो उसको कॉन्जुगेट बाहर निकलता है, तो ये बनेगा ए बी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। यहाँ से मिलेगा बी और यहाँ से मिलेगा ए बार, ये बाहर आ जाएंगे और क्या रह जाएगा, बीटा कोमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट। तो ये हमारी टर्म हमने सॉल्व करके रख ली, इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम ये लेकर के चलेंगे कि अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, यानी अल्फा और इन बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 है, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया है अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल, यानी इनर प्रोडक्ट अल्फा कोमा बीटा का 0 होगा। अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले ले तो कॉन्जुगेट 0 का 0 के इक्वल होता है, यानी अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट भी 0 के इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यूज, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा भी 0 है और इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट का भी 0 है। तो क्या आ गया यहाँ से, ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का स्क्वायर। तो हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया है। कन्वर्स में हमने ये वाला गिवन लेना है कि नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, और प्रूव करके दिखाएंगे अल्फा किसके ऑर्थोगोनल है, बीटा के। तो सबसे पहले यानी ये हमारे पास गिवन है, राइट साइड को तो एज इट इज लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो साइड है ये साइड एज इट इज लिख रहे हैं, और यहाँ से ये नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू ये